IC VCC माइनस IC RC प्लस RE बढ़ रहा है तो IC जो ये जो ड्रॉप है सेकंड जो टर्म दिख रहा है I इंटू ब्रैकेट में RC प्लस RE ये बढ़ जाएगा। अगर ये बढ़ता है तो VCE की वैल्यू डिक्रीज होगी और VCE की वैल्यू डिक्रीज होगी तो अब इतना ना डिक्रीज हो जाए, RE बढ़ा दिया कि VCE की वैल्यू कहाँ चला जाए, 0 तक अप्रोच करना शुरू कर दे। ठीक है, VCE की वैल्यू 1 वोल्ट और 0.5 वोल्ट से अगर कम जाती है तो फिर वो सैचुरेशन में चला जाता है। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग VCC भी सेट रखना पड़ता है, VCC भी लार्ज रखना पड़ता है जब RE को लार्ज करते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? VCE एक, चलिए हम आपको लिख के दिखाते हैं, स्लाइड शेयर। एक हमेशा कंसेप्ट याद रखिएगा, VCE इजकल टू होता है VCC माइनस जो हम सर्किट यूज कर रहे हैं उसके केस में कर रहे हैं IC और ब्रैकेट में क्या था RC प्लस RE। ठीक है, ये था इक्वेशन। अब हम कह रहे हैं कि फॉर स्टेबलाइजेशन हमें क्या करना है, RE की वैल्यू लार्ज लेना है। एक तो RE हमें इंट्रोड्यूस करना है सर्किट में और RE की वैल्यू क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। RE शुड बी लार्ज। अब देखिए RE लार्ज होगा तो क्या होगा, इफ RE इज लार्ज देन दिस टोटल ड्रॉप क्या होगा, इंक्रीजेस। फाइनली VCE डिक्रीजेस। और मैंने आपको पहले बताया था VCE की वैल्यू जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कॉमन एमीटर की कैरेक्टरिस्टिक के केस में आपने देखा होगा जो ये पोर्शन होता है ये सैचुरेशन होता है, जहाँ VCE वैल्यू नियर अबाउट जस्ट 0.1 वोल्ट या कह सकते हो कि 0.5 वोल्ट से कम होती है, जस्ट यहाँ ओरिजिन के इधर सैचुरेशन आ जाता है। तो मान लीजिए RE की वैल्यू आपने इंक्रीज की तो ये पूरा ड्रॉप इंक्रीज हो गया, तो VCC में से अगर ये ड्रॉप इंक्रीज हो रहा है तो VCE डिक्रीज हो गया। मान लो VCE डिक्रीज होके कुछ वैल्यू नियर अप्रोच 0 के तरफ अप्रोच करना शुरू कर दें तो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला जाएगा। तो कंडीशन यही है कि क्या होना चाहिए, RE को अगर हम सर्किट में बढ़ा रहे हैं तो उसी के कंपेयर में हमें VCCB को भी इंक्रीज रखना पड़ेगा। लोअर वैल्यू ऑफ VCC नहीं होना चाहिए, थोड़ा हायर वैल्यू VCC अप्लाई करेंगे, मतलब जहां तक हम रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि 50 वोल्ट रख दिया, जो भी उसका 20 वोल्ट 15 वोल्ट जो भी रेटिंग है तो उस रेंज में VCC की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे जब RE इंक्रीज करेंगे। बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? RE should be large. If RE is large, then this drop IC into RC plus RE is increases. This increases, then VCE decreases. अगर RE की वैल्यू इतना बढ़ा दिया जाए कि VCE की वैल्यू बहुत कम हो जाए, ठीक है, तो वो ट्रांजिस्टर किसमें चला जाता है, सैचुरेशन में चला जाता है। कंडीशन याद रखना चाहिए आपको कि VCE की वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, नियर अबाउट VCC बाई हाफ होना चाहिए। कितना होना चाहिए, VCC बाई हाफ। ठीक है, फॉर सेफ रीजन VCE शुड बी लेस देन इक्वल टू VCC बाई 2। याद रखिएगा, फॉर सेफ कंडीशन, अगर थर्मल रनअवे से बचाना है, सैचुरेशन से बचाना है तो VCE की वैल्यू लेस देन VCC बाई 2 होना चाहिए, मतलब नियर अबाउट VCC बाई 2 होना चाहिए। अगर VCE की वैल्यू घट के 0 हो जाएगी, ठीक है, 0 या नियर अबाउट 0, तो वो सैचुरेशन में चला जाता है। ठीक है, सैचुरेशन में चला जाता है। VCE की वैल्यू घट के सपोज करो नेगेटिव हो जाए, RE की वैल्यू आपने इतना इंक्रीज कर लिया कि VCE की वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो ट्रांजिस्टर डीप सैचुरेशन में चला जाता है। डीप सैचुरेशन में, एक होता है ना इंटर इनटू सैचुरेशन, एक डीप सैचुरेशन में चला जाता है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है,
चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। जो अभी हमने तो यही कंडीशन देखते हुए हमने अभी तक देखा कि आर ई शुड बी लार्ज, आर ई क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, ठीक है, और वीसीसी भी उसकी के कंपैरिजन में लार्ज होना चाहिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सर्किट की तरफ। अभी हमने फिक्स बायस विद एमीटर फीडबैक सर्किट में देखा था कि बीटा की वैल्यू पे आईसी की वैल्यू डिपेंड करती है, 100% नहीं, एक न्यूमेरिकल भी आपको दिखाया था, दो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि बीटा की वैल्यू पहले 50 थी, अब 100 कर दिया तो कितना इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी भी हमने देखा कि जो डिपेंडेंसी है वो ज़्यादा है। हमें अब क्या बनाना है, एक ऐसा सर्किट बनाना है जो बीटा पे लेस डिपेंडेंट हो, क्या हो, बीटा पे लेस डिपेंडेंट हो, तो हमें क्या होगी, हमें स्टेबिलिटी प्रॉपर मिलेगी। तो नेक्स्ट सर्किट जो आता है वो वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट है, जो बीटा पे लेस डिपेंडेंट होता है, बीटा पे लेस डिपेंडेंट होता है। समझ रहे हैं क्या करना है, हमें एक ऐसा सर्किट बनाना है जो बीटा पे लेस डिपेंडेंट हो। मीन्स बीटा जो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, टेम्परेचर बढ़ने से बीटा में चेंज होता है, तो उसकी वैल्यू लेस डिपेंडेंट हो। जो ऑपरेटिंग पॉइंट आईसी और वीसी है वो किस पे हो, बीटा पे लेस डिपेंडेंट हो। मीन्स हमें ऐसा सर्किट डिजाइन करना है जो बीटा पे लेस डिपेंडेंट हो, तो वो सर्किट आता है वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट। तो देखिए ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स गुड क्यू पॉइंट स्टेबिलिटी विथ सिंगल पोलैरिटी सप्लाई वोल्टेज। सिंगल पोलैरिटी सप्लाई वोल्टेज मीन्स वीसीसी एक सिंगल पोलैरिटी सप्लाई वोल्टेज है। This is biasing circuit wherein ICQ and VCQ are almost independent of beta. ICQ and VCEQ is independent of beta. Beta पे independent होता है. The level of IBQ will change with beta so as to maintain the value of ICQ and VCQ almost constant. ठीक है, thus maintaining the operating point stability of Q point. ठीक है, तो चलिए हम इस सर्किट के एनालिसिस करते हैं। हमारे पास ये जो सर्किट दिख रहा है आपको सर्किट, निखिल कुमार, यस सर तो ये दिख रहा है। देखिए ये जो सर्किट है ये फिक्स बायस सर्किट, वो क्या वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, जिसको पोटेंशियल डिवाइडर भी बोलते हैं। इसका तीसरा नाम सेल्फ बायस सर्किट है। तो इसमें चेंजेस क्या था, बाकी आर ई यहाँ भी है, आरसी भी है, यहाँ एक R1 और R2 दो रेजिस्टेंस लगाए गए हैं, ठीक है। तो बेस और एमीटर के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो डिवाइड होके आएगा, ठीक है, इसलिए इसको पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बोलते हैं। पोटेंशियल को डिवाइड करा, दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो अगर हमें वीसीसी सप्लाई कनेक्टेड है और दो रेजिस्टेंस R1 एंड R2 लगे हैं, ठीक है, सीरीज में लगे हैं, तो यहाँ वोल्टेज क्या होगा, व्हाट इज द वोल्टेज हियर, मतलब यहाँ वोल्टेज डिवाइड होके आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हो रहा है। तो इस सर्किट को इसका एनालिसिस किया गया है। ये जो R1 एंड R2 है इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया गया है। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के बाद ये सर्किट आ रहा है, दिस इज द सिंप्लीफाइड सर्किट। वीसीसी कनेक्टेड है सप्लाई की तरह, R1 और R2 दो रेजिस्टेंस है, तो एक हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज कैलकुलेट किया है VTH, और थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 एंड R2 कैलकुलेट किया RTH, और इस सर्किट को रीड्रॉ कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्विवेलेंट सर्किट बन के आया, ठीक है। क्या किया इस सर्किट का, हमने क्या लिया है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज और थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। कैसे लिया है, अगर हम इसको अगर रीड्रॉ करें तो आप चलिए हम रीड्रॉ करके देखते हैं। रीड्रॉ करते हैं इस सर्किट को। तो बेसिकली हमें क्या बनाना है, सपोज करो हमने इतना सेक्शन लिया है, ये पोर्शन लिया है, ठीक है। उस सर्किट को रीड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये आपका, और यहाँ जो सप्लाई है
वो सप्लाई है VCC, रीड्रॉ कर दिया सर्किट को। जो ऊपर VCC से कनेक्टेड था उसको हमने ऐसे कर दिया VCC, दिस इज R1 एंड दिस इज R2, ठीक है। तो आपने इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, अगर हमें यहाँ का वोल्टेज कैलकुलेट करना, व्हाट इज द वोल्टेज हियर, तो क्या आएगा, इस ओपन टर्मिनल से अगर हम वोल्टेज देखें तो क्या आएगा, थेवेनिन वोल्टेज। यहाँ से इसलिए हमें थेवेनिन वोल्टेज देखना है, तो क्या होगा, थेवेनिन वोल्टेज को अगर हम लिखते हैं VTH, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, VTH क्या होगा, आप देख सकते हो VCC, R1 एंड R2 दो रेजिस्टेंस हैं, तो क्या वैल्यू आएगी, कोई बताएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VTH, वोल्टेज लुकिंग, R1 into R2 upon R1 plus R2 into VCC. VCC is equal to VTH is equal to, R1 आपको सिंपल पोटेंशियल वोल्टेज डिवाइडिंग कंडीशन लगाना है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कैसा होता है। चलिए बेसिक चलते हैं, इसमें करंट कितना फ्लो होगा, व्हाट इज द करंट हियर, इस सर्किट में इस लूप में करंट सॉल्व किया जाए तो मान लो करंट कुछ I फ्लो हो रहा है, तो I इक्वल टू होगा टोटल सप्लाई VCC डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये क्लियर है। यस सर। तो ये तो करंट हो गया इन दिस लूप, हमें ड्रॉप निकालना है R2 के क्रॉस, जो ड्रॉप होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा, पता है ना, R2 के क्रॉस ड्रॉप होगा, मीन्स ड्रॉप क्रॉस R2, IR2 यही ड्रॉप होगा जिसको हम मान रहे हैं कि ये यहाँ का थेवेनिन वोल्टेज है, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो इसको हमने नाम दे दिया VTH वोल्टेज है, यहाँ जो वोल्टेज आ रहा है वो VTH है, ठीक है, इम्पीडेंस लुकिंग फ्रॉम ओपन साइड, ठीक है। तो I2 इंटू R2, तो फाइनली क्या होगा, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, R2 से, इट मीन्स VTH इक्वल टू VCC R1 प्लस R2, ध्यान रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट सर्किट है, कम मान के चलिए कि आपका 10 मार्क्स कहीं नहीं गया इस सर्किट की एनालिसिस, कम से कम 10 मार्क्स के क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया। VTH इक्वल टू VCC इंटू R2 अपन R1 प्लस R2, तो एक ही सर्किट का हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल लिया। अब हम चलते हैं इसी सर्किट का, ये जो हमारे पास लूप है, इस सर्किट का अगर वो निकालें थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आपने थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करना पड़ा है थेवेनिन थ्योरम से। अगर कोई नेटवर्क दिया हो, इसके लिए नेटवर्क किस तरह का है, ऐसा है, ठीक है, ये VCC है, ये क्या है R1 है, ये R2 है, ठीक है, और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लुकिंग फ्रॉम R1 R2 upon R1 plus R2. हाँ, तो क्या करते हैं, जब भी थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करते हैं तो आपको पता होना चाहिए जो DC वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मतलब वोल्टेज सोर्स को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, क्या करेंगे, शॉर्ट, करंट सोर्स को ओपन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको, ये वाला जो वोल्टेज सोर्स है, इसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, ठीक है, शॉर्ट कर दिया ऐसा, ठीक है, ये शॉर्ट हो गया, तो ये अब किस में आ गया, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, मीन्स RTH इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाई, सबमिट हुआ कि नहीं, ये घंटा होने वाला बेटा, बेटा अभी 12 कितने टाइम्स का क्वेश्चन पेपर है, हाँ तो करो ना, RTH इक्वल टू R1 R1 प्लस R2, क्लियर। तो अब हम चलते हैं, फिर हमारे पास दो चीज़ें आ गई, अब हम फिर अपने यहाँ चलते हैं। अब देखिए यही हुआ यहाँ, जो हमने अभी VTH निकाला, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स लगा दिया है यहाँ,
और जो RTH आया उसका इक्विवेलेंट लगा के ये रीड्रॉ कर दिया सर्किट, ठीक है। जहाँ RTH की वैल्यू है R1 पैरेलल टू R2 और VTH की वैल्यू है R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू VCC। क्लियर है? हेलो, यस सर। यस सर। तो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। और मतलब जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसका न्यूमेरिकल के लिए तो जस्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए। एनालिसिस करना है तो आपको पता होना चाहिए कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट ये हुआ, जहां इसको हमने रिप्लेस कर दिया एक वोल्टेज सोर्स से VTH से, जहां VTH की वैल्यू ये है और एक रेजिस्टेंस RTH। ये RTH जो नीचे लगा है इसको ऊपर भी लगा सकते हैं VTH के ऊपर, या यहाँ भी लगा सकते हैं। ये जो बेस है ना, इस RTH को यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं नीचे है, आप यहाँ भी इस RTH को उठा के यहाँ भी लगा सकते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास ये आ गया इक्विवेलेंट। अब हमें क्या करना है, सिंपल है, दो लूप होते हैं, बेस एमीटर लूप और कलेक्टर एमीटर लूप। तो बेस एमीटर और कलेक्टर एमीटर लूप में अब हमें KVL अप्लाई करना है। तो अब हमें देखिए हमारे पास ये केस आ गया, एक लूप ये हो गया और दूसरा लूप ये हो गया, ठीक है। बेस एमीटर लूप को एक अलग कर दिया हमने और कलेक्टर एमीटर लूप को अलग कर दिया। दो सर्किट हमने रीड्रॉ कर दिया। दिख रहा है क्या किया है? इनपुट सेक्शन का एक लूप अलग बना दिया और आउटपुट का एक अलग बना दिया, ठीक है। तो होगा क्या, इक्वेशन बन के क्या आएगा, टोटल सप्लाई VTH है तो VTH एक मिनट, ये लाइन कौन ड्रॉ कर रहा है? सर आप ये लाइन वाला मार्कर ही हटा कर बच्चे करते रहते ड्रॉ। सर लाइन वाला ही हटा दो सर, हम लाइन डाल। तो उसको डिसेबल कर दो सर। सर यहाँ पे मार्कर से बना आता ना सर, पहला इसको डिसेबल कर दो, हटा दो मतलब। एक मिनट, यस सर होगा डिसेबल। हाँ चलिए, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट आ गया। अब हमें क्या अप्लाई करना है, KVL इन इनपुट लूप, बेस एमीटर लूप में KVL अप्लाई करना है। तो क्या इक्वेशन बन के आएगा बताएं? VTH टोटल सप्लाई है इक्वल टू IB प्लस RB नहीं बोलेंगे, IB इंटू RTH बोलेंगे, IB इंटू RTH प्लस VBE प्लस IB प्लस IC ऑफ RE। हाँ गुड, ये होगा, ठीक है। VTH इक्वल टू IB RTH प्लस VB IE RE, और IE को लिख दिया हमने IC प्लस IB, ठीक है। और IC प्लस IB को, IC को बीटा IB लिखेंगे तो ये इक्वेशन बन के आएगा, ठीक है। मतलब IE को हमने बीटा प्लस 1 IB लिख दिया है, तो IB की इक्वेशन आ गया VTH माइनस, इसको दोबारा हमें लिख के बताने की जरूरत है, बताएं? नहीं सर, क्लियर है? यस सर। IB इक्वल टू, बोलिए एस सर, बताएं? नहीं सर, क्लियर है, सिंपल, बिल्कुल क्लियर है। VTH टोटल सप्लाई है, IB करंट फ्लो रहा है, तो आपको ये IB नीचे दिख रहा है तो थोड़ा लग रहा होगा, IB अगर यहाँ लगा दें तो और क्लियर हो जाएगा। RTH यहाँ लगा दें, ठीक है, बेस के पास। तो VTH इक्वल टू IB इंटू RTH प्लस VBE प्लस IE। पूरे लूप में जो भी ड्रॉप है वो किसके बराबर होगा, सप्लाई के बराबर। सिंपल है, मतलब VTH इक्वल टू VT, और बेसिकली इन्होंने ऐसे दिखाया, लूप दिखाया, तो बाकी तो आपने पढ़ा ही होगा पोटेंशियल माइनस प्लस कब आता है, ठीक है। तो उतना हमें उतना अंदर नहीं जाना, जस्ट हमें पता है कि VTH इक्वल टू IB इंटू RTH प्लस VBE प्लस IE RE, और IE को हमने लिख दिया बीटा प्लस 1 IB। तो फाइनली हमारे पास IB इक्वल टू आ गया VTH माइनस VBE डिवाइड बाई RTH प्लस बीटा प्लस 1 RE।
क्लियर है? ये इक्वेशन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, दिस इज IC, IB, देन व्हाट इज द IC? IC क्या होगा? बीटा IB, व्हाट इज द IC? बीटा IB मीन्स इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें? बीटा से। बीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आ जाएगा IC। ठीक है, नाउ अप्लाई KVL इन आउटपुट लूप, कॉमन एमीटर लूप। तो सिंपल है, VCC सप्लाई है, IC करंट फ्लो हो रहा है RC के अक्रॉस, तो IC इंटू RC प्लस ड्रॉप अक्रॉस कलेक्टर एमीटर VC प्लस IRE। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था, आपके ऊपर है कैलकुलेशन करते समय, या तो आप IE को बीटा प्लस 1 फॉर्म में लिख सकते हैं, बीटा प्लस 1 IB के फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसको IE को IE प्लस IC के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ एज्यूम कर लिया गया कि I इक्वल टू IC है, तो VC की वैल्यू होगी VCC माइनस IC RC प्लस RE। ठीक है, ये इक्वेशन और भी हो सकता था, क्या हो सकता था, ये भी हो सकता था VC इक्वल टू VCC माइनस IC, क्या होगा, IC RC। ठीक है, और इसमें IB भी आ सकता है, मतलब जो हमने IB को नेगलेक्ट किया है, यहाँ IB भी आ सकता है। तो एक और यहाँ हो सकता था माइनस ऑफ IB इंटू RE। ठीक है, एक और टर्म हो सकता था, लेकिन उससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होता। IE को नियर अबाउट हमने क्या मान लिया, IC मान लिया, तो VC इक्वल टू VCC माइनस IC RC प्लस RE। तो अगर न्यूमेरिकल कोई आता है कि फिक्स बायस सर्किट दिया और आपसे पूछा जाए कि फाइंड द ऑपरेटिंग पॉइंट, तो IB सॉल्व करेंगे। IB इक्वल टू क्या है, VTH माइनस VBE डिवाइड बाई RTH प्लस बीटा प्लस 1 RE से IB आ गया, और उसको बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, IC आ जाएगा। और VC सॉल्व करना है तो VC इक्वल टू VCC माइनस IC RC प्लस RE आएगा। तो ये तो इसका DC एनालिसिस हो गया, इसको बोलते हैं DC एनालिसिस। और इस एनालिसिस को बेसिकली हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट एनालिसिस। ये एनालिसिस कैसा है, एग्जैक्ट एनालिसिस। एग्जैक्ट और इसमें दोनों में फर्क है, दो तरह के एनालिसिस कर सकते हैं, एक बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस और एक होता है एग्जैक्ट एनालिसिस। ठीक है, तो अभी हमने जो किया है वो एग्जैक्ट एनालिसिस है। अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस करें तो एक कंडीशन याद रखिएगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब RE जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये इस सर्किट का जो इनपुट इम्पीडेंस है वो ये होता है RI इक्वल टू बीटा प्लस 1 RE। RI इज बीटा प्लस 1 RE, और बीटा की वैल्यू पता ही है वेरी लार्ज होता है। तो अगर हम कहें कि RI इज वेरी ग्रेटर देन R2, जो रेजिस्टेंस R1 और R2 जो लगाया था उससे RI बहुत ज़्यादा हो, तो आप इस सर्किट को देखिए, नीचे वाले सर्किट में VCC सप्लाई है, R1 और R2 दो रेजिस्टेंस लगे हैं, R1 में I1 करंट फ्लो रहा है, R2 में I2 करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ से करंट IB फ्लो हो रहा है, और जो कहाँ जा रहा है, ट्रांजिस्टर में जा रहा है, और ट्रांजिस्टर का इम्पीडेंस है RI, और RI की वैल्यू है बीटा प्लस 1 RE। इसका मतलब यह है कि बीटा बहुत ज़्यादा होता है, तो कंडीशन ये है कि RI इज वेरी लार्ज कंपेयर टू R2। अगर ये कंडीशन हो कि RI की वैल्यू R2 से बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, और जहां RI की वैल्यू है बीटा प्लस 1 RE, बीटा प्लस 1 को हम अगर केवल बीटा ही मानते हैं, इसका मतलब बीटा RE अगर R2 से 10 टाइम्स ज़्यादा हो, R2 से हम तो कह रहे हैं ज़्यादा है, कितना, तो अगर 10 टाइम्स ज़्यादा हो, ये अप्रॉक्सीमेशन लगाया गया है कि अगर बीटा RE बेसिकली क्या है, बीटा RE RI है, और RI इज ग्रेटर देन R2, और कितना ग्रेटर है, 10 टाइम्स अगर ग्रेटर हो, ये अप्रॉक्सीमेशन याद रखिएगा, बीटा RE इज ग्रेटर देन 10 टाइम्स ऑफ R2, तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब हम मान के चलेंगे कि कोई बेस करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इतना रेजिस्टेंस है कि बेस करंट वेरी स्मॉल है,
बेस करंट इज वेरी स्मॉल, RI के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो VCC की वजह से करंट जनरेट हो रहा है, I1 और I2 इधर आ रहा है, ये दोनों नियर अबाउट क्या है, इक्वल है। बात समझ में आ रही है? I1 I2 दो करंट है जो डिवाइड हो रही हैं, बाकी करंट इधर जा रहा है। अगर ये RI की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा हो, इसका मतलब जो ये IB फ्लो हो रहा है इसकी वैल्यू बहुत कम होगी। इट मीन्स कि I1 और I2 जो I1 करंट यहाँ से आ रहा है वो I2 R2 के क्लास उतना ही करंट फ्लो होगा। इसका मतलब I1 और I2 दोनों क्या है, इक्वल है। जब I1 और I2 दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब दोनों रेजिस्टेंस किस में आ गए, सीरीज में आ गए। दोनों रेजिस्टेंस इस केस में क्या है, सीरीज में है। I1 एंड I2 आर इक्वल। तो यहाँ लिखा हुआ है इफ दिस कंडीशंस अप्लाइड देन यू कैन अप्रोक्सीमेट मेथड। अगर कोई क्वेश्चन देता है और आप सबसे पहले बीटा RE सॉल्व करिए, अगर 10 टाइम्स ऑफ R2 हो, उससे ज़्यादा हो, तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट मेथड। ठीक है, अब देखिए अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा, दिस मेक्स द IB टू बी नेग्लिजिबल, thus I1 थ्रू R1 इज ऑलमोस्ट सेम एज द करंट I2 थ्रू R2। क्लियर है? कोई बताए? ख्याति, हेलो? ख्याति बताइए। माइक ऑन करिए। हाँ भी कि नहीं, ऑन करके सब बैठे हैं ऐसे ही। यही है हम्म, सर, यहीं पे है। ख्याति, हिरिया सिंह कौन है? हिरिया सिंह, सर वो रिया है सर, एच साइलेंट है। ये H कैसे दिख रहा है? रिया, हिरिया। सर यस सर, वो साइलेंट है। अच्छा अच्छा, ये वाली बात आपको समझ में आ रही है? क्या है ये? अभी हमने वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग की एग्जैक्ट एनालिसिस की, हम अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस करना चाह रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट, जिसमें हमें RTH वगैरह कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े उस तरह से। तो इसके लिए क्या माना गया है कि जब हम RE रेजिस्टेंस लगाते हैं तो यहाँ का इम्पिडेंस RE इजकल टू RI इजकल टू बीटा प्लस 1 टाइम्स ऑफ RE हो जाता है। ठीक है, इस सर्किट का हमने नीचे एक इक्विवेलेंट बनाया है, जिसमें आपने देखा होगा R1 और R2 दो रेजिस्टेंस लगे थे, ये कनेक्टेड था VCC से, और इधर ट्रांजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा था IB। ठीक है, यस सर हम मान के चल रहे हैं कि RI की वैल्यू बहुत ज्यादा है, RI इज वेरी लार्ज, RI इज वेरी लार्ज बिकॉज RI इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 टाइम्स ऑफ RE। ठीक है, और वो R2 से बहुत ज्यादा है। मतलब कंडीशन है कि बीटा RE इज ग्रेटर देन 10 टाइम्स ऑफ R2। तो क्या होगा, जब ये RI की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका मतलब जो बेस करंट फ्लो हो रहा है वो क्या होगा, बहुत नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, बेस करंट नेग्लिजिबल होगा, तो जो करंट I1 फ्लो हो रहा था R1 के थ्रू और I2 फ्लो हो रहा था R2 के थ्रू, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इधर कोई करंट जा नहीं रहा है। It means current through R1 and R2 are equal, R1 and R2 are equal। तो अगर ये दोनों करंट इक्वल हो गए तो क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड होगा। करंट इक्वल हो गए, रेजिस्टेंस अलग अलग हैं। करंट इक्वल कब होता है, सीरीज में, ये पता है ना? यस सर। करंट
इक्वल होता है, सीरीज रेजिस्टर होता है, मतलब R1 और R2 दोनों सीरीज में रेजिस्टेंस हो गए। ठीक है, ये क्लियर हो गया, क्योंकि I1 और I2 दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, मीन्स R1 एंड R2 सीरीज में है। तो अगर हम सॉल्व करें व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस R2, वोल्टेज अक्रॉस R2, तो सिंपल है, सीरीज एक सर्किट है तो, और जिसको हम मान रहे हैं VB, वोल्टेज अक्रॉस R2 इज VB, जिसको हम पहले VTH बोल रहे थे वो VB है। तो VB की वैल्यू क्या होगी, VB इज इक्वल टू VCC इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, VB की वैल्यू कंडीशन हमने ले लिया, बीटा R इज ग्रेटर देन 10 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, एंड IB इज लेस देन I2, नाउ I1 इज इक्वल टू I2। तो क्या होगा, VB इज इक्वल टू, मतलब यहाँ जो बेस पे आप वोल्टेज है उसको मान रहे हैं VB, वोल्टेज अक्रॉस बेस इज VB, VB is equal to R2 into VCC upon R1 plus R2. And what is the value of VE? VE की वैल्यू क्या होगी, VB is equal to होता है VB minus VE. Now VE is equal to VB minus VBE. And then what is the IE? इसको चलिए हम उससे बताते हैं, ऐसे समझिए, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस हमने कर लिया है। अब इक्विवेलेंट सर्किट हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ सर्किट है, ये RE है, RE RC ठीक है, RC, दिस वन इज R1, कर दिया, इसका अपलोड कर दिया, R1 R2। ठीक है, करंट इज I1, हियर करंट इज I2। ठीक है, ये जो बेस में करंट फ्लो हो रहा था IB ये नियर वेरी स्मॉल है, मीन्स I1 एंड I2 क्या है, I1 and I2 are इक्वल, ये ध्यान रखिएगा, I1 and I2 are इक्वल। व्हेन I1 and I2 are इक्वल, इसका मतलब R1 और R2 किस में हो गए, सीरीज में हो गए, और इसी को रीड्रॉ कर दिया जाए, मतलब इसके लिए ये R1 किससे कनेक्टेड है, VCC से कनेक्टेड है। अगर इसको हम यहाँ से इरेज कर दें, दो सेपरेट पार्ट में हमने कर दिया, ऐसा कर दिया। ठीक है, ये VCC है, VCC जो सप्लाई है, कोई भी सप्लाई होगा तो उसका एक एंड ग्राउंडेड होगा, मतलब यहाँ एक सप्लाई है, तो यहाँ वोल्टेज कितना आएगा, वोल्टेज अक्रॉस R2, सही है। एक मिनट वेट करिए, मैं अभी आ रहा हूँ। I1 is equal to I2, means resistance R1 and R2 are in series. What is the voltage across R2? Voltage across R2, अगर दोनों करंट सेम फ्लो हो रहे हैं तो वोल्टेज अक्रॉस R2 को हमने मान लिया VB है, तो VB इज इक्वल टू I इंटू R2 हो गया, I इंटू R2। ठीक है, और I पता ही है, I क्या होगा, व्हाट इज I, VCC by R1 plus R2। ठीक है, तो वही आ गया, VB इज इक्वल टू VCC R2। और ये डिमांड हो सकती है। इसके अलावा ये है यूजर फ्रेंडली, वो बहुत टेक्निकल ना हो, एक बंदे को वो मतलब मान ले डिवाइस ऑफ
किसकी आवाज आ रही है? फालतू की आवाज कौन बकता है? VB इज इक्वल टू VCC इंटू R2 अपन R1 प्लस R2, ठीक है। ये हो गया VB। व्हाट इज द VBE? VBE VB minus VBE minus V. minus V. VB माइनस V, ठीक है। VB माइनस VE। तो यहाँ से हम क्या सॉल्व कर सकते हैं? VB का एक्सप्रेशन लिखना हो तो क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VB, या V कुछ भी लिख सकते हैं। Yes sir. VE इज इक्वल टू VB minus VB. VB माइनस VBE, ठीक है। ये V हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द VE? VE इज इक्वल टू VE मीटर टर्मिनल, यहाँ का वोल्टेज VE है, कलेक्टर के क्रॉस वोल्टेज है VC, और यहाँ का जो वोल्टेज है वो VB है। तो V इज इक्वल टू IE इंटू RE, क्या होगा? VE इज इक्वल टू IE इंटू RE। तो ये बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए, IE इंटू RE। इसके लिए इस तरह का फार्मूला, इसको डिजाइन करने में कुछ आता है कि सर्किट डिजाइन करिए, R1 R2 सॉल्व करके बताइए, और RE क्या होगा, मतलब रेजिस्टेंस वगैरह सॉल्व करना हो, और बाकी ऑपरेटिंग पॉइंट दिया हो तो रिवर्स हम सॉल्व कर सकते हैं कि क्या क्या वैल्यू हम लगाएंगे। तो IE V इज इक्वल टू दिस वन, देन व्हाट इज द IE? IE इज इक्वल टू VE डिवाइड बाई RE, ठीक है। क्लियर है? Yes sir. अगर ये IE आ गया, अभी हमने देखिए IC, अब हम वो फार्मूला नहीं लगाएंगे IB सॉल्व करने के लिए। IB सॉल्व करने के लिए हम लगाते थे ना VTH माइनस VB डिवाइड बाई RTH प्लस बीटा प्लस 1 RE, वो नहीं लगाना है। अब आपसे पूछा जाए कि ICQ क्या होगा, व्हाट इज द ICQ? इसके लिए हमारा टारगेट होना चाहिए ऑपरेटिंग पॉइंट ICQ सॉल्व करना है। तो ICQ क्या होगा? हमने अभी मान लिया ना बीटा इज वेरी स्मॉल, बीटा नहीं, IB इज वेरी स्मॉल। Yes तो sir. IB जब स्मॉल है तो IC किसके बराबर हो जाएगा? Is equal to IE के बराबर होगा कि नहीं? I बताएं। इन दिस सर्किट IB इज वेरी स्मॉल, और बेसिक रिलेशन पता ही है, IE इज इक्वल टू IB प्लस, IC. फार्मूला नहीं ये देखना है, IB प्लस IC, ये होता है ना बेसिक फार्मूला, Yes sir. ठीक है। Here IB is very small, IB is very small, then IE is equal to IC। तो जो हमने यहाँ IE कैलकुलेट किया है वही क्या हो जाएगा? वही आपका क्या हो जाएगा? क्लास बंद कर दूं क्या? कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। है यार, कौन कर रहा है? यहाँ तो मैंने डिसेबल कर रखा है, डिसेबल। सर अपनी साइड से कर दो ना, एनोटेशन डिसेबल कर दो पूरा। सर अब हुआ है, पहले नहीं था ये। हाँ यस सर, अब करा आपने डिसेबल सर, वो पहले लगता है अब डिसेबल हुआ है, पहले नहीं था। यस सर, वो मीटिंग एंड हुई ना, तो इसलिए वो दोबारा से सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। वापस चेंज होगी सेटिंग अच्छा, ये हर बार हो जाता है ना, हर बार ऑन करो। चलिए ठीक है। IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, लेकिन ये गलत आदत है, ये अच्छी नहीं है। बच्चे थोड़ी हैं, छोटे बच्चे कहीं भी लिख देंगे। ऐसा तो नहीं है कि मैं PPT दिखा के, मदारी दिखा के बंद कर रहा हूँ।
आपको लिख के समझाने की कोशिश की जा रही है। मेरे पार्ट से 1% भी कहीं वो नहीं है, और आप ध्यान से पढ़े, नहीं तो मैं हाँ ICQ निकाल लिया सर। देखिए हम स्लाइड चलाने वाले नहीं है, स्लाइड चला के बस खत्म कर दिया काम, और ये गंदी आदत है, इस पर कोई लिखे नहीं, ध्यान रखिएगा। इतने बड़े हो गए, ये बेवकूफ़ की तरफ काम कर रहा है। आई इक्वल टू IV प्लस IC क्लास में होते हैं ना, तब पता चलता है, झापड़ मार देता है अगर कोई फालतू का काम करता है। I इक्वल टू IV प्लस IC, IB इज वेरी स्मॉल देन IE नियर अबाउट IC। तो बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, IC सॉल्व करना है, तो ICQ इक्वल टू IE। तो जो हमने IE सॉल्व किया है वही क्या हो जाएगा, इसका ऑपरेटिंग पॉइंट ICQ। ठीक है, तो ये उससे आसान है या कठिन है जो अभी आपने एग्जैक्ट एनालिसिस किया उससे? सर आसान है। ये आसान है, ठीक है। और जो आंसर आएगा तो वो नियर अबाउट सेम ही आता है। आपको अभी हम न्यूमेरिकल देंगे और दोनों से सॉल्व करके देखेंगे, बहुत माइन्यूट चेंजेस होते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस बहुत इजी पड़ता है। तो ये तो हो गया ICQ। VCQ क्या होगा? VCQ बेसिक फार्मूला ये सेम रहेगा, VCEQ। क्यू क्यों लिखते हैं? क्यू का मतलब होता है क्यू पॉइंट इक्वल टू VC से, बाकी आउटपुट में तो कोई हमने कुछ वो नहीं किया है। ICQ, जो ICQ अभी हमने लिखा था, ICQ किसके बराबर था? IE के बराबर, और RC प्लस R। ठीक है, तो इस सर्किट को सॉल्व करने का दो मेथड है, अप्रॉक्सीमेट मेथड एंड एग्जैक्ट मेथड। ठीक है, तो ये टोटल हो गया आपका वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग के DC एनालिसिस बोलते हैं इसको, DC एनालिसिस हो गया। ठीक है, यस सर। अब हम इसका देखेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर कैसे सॉल्व करते हैं। इसके स्टेबिलिटी फैक्टर सॉल्व करके देखेंगे तो हमें देखने में लगेगा कि ये बीटा पे लेस डिपेंडेंट है। ठीक है, या हम अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करें, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करें बीटा इक्वल टू 50 पे, और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करें बीटा इक्वल टू 100 पे, और हम IC और VC की वैल्यू को चेक करें, तो हम देखेंगे कि इसमें बहुत कम चेंजेस है। पहले वाले बाइसिंग में देखा था कि बहुत चेंजेस हो रहे थे। फिक्स बायस में तो कलेक्टर करंट डबल हो जा रहा था जब 50 से 100 कर रहे थे। फिक्स बायस से एमीटर में 100% नहीं 81% हो रहा था, लेकिन इसमें देखेंगे कि बहुत कम चेंजेस होते हैं। बीटा को 100 कर देने से, मतलब 50 से 100 कर दिया जाए, उसके बाद भी जो IC और VC है ये लगभग क्या होगा, नियर अबाउट सेम ही होता है। इसलिए ये सर्किट लेस डिपेंडेंट है किसके, बीटा। ठीक है, तो ये है। अगर हम चलिए इसी के साथ साथ लोड लाइन भी लिख देते हैं। लोड लाइन लिखना हो इस सर्किट का, लोड लाइन, ये माउस से लिखने में थोड़ी सी राइटिंग ऐसे आती है, नहीं तो बोर्ड पे तो मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ। लोड लाइन, ठीक है, तो लोड लाइन तो आपको पता ही है। तुरंत जैसे ही लोड लाइन की बात है आपको पता होना चाहिए कि लोड लाइन हमेशा ड्रॉ करते हैं कॉमन एमीटर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में, मीन्स इन बिटवीन VCE वर्सेज IC। ठीक है, यस सर। VCE वर्सेज IC। और लोड लाइन में हमें क्या निकालना होता है, दो क्यू पॉइंट निकालने होते हैं। ठीक है, दो इंटरसेप्ट पॉइंट निकालने होते हैं। तो वो इंटरसेप्ट पॉइंट कौन सी इक्वेशन से आता है ये भी ध्यान रखना है। आउटपुट में जो हम KVL लगा के इक्वेशन निकाले होते हैं उसी में लोड लाइन आता है, क्योंकि लोड वर्ड ही बना है। लोड मतलब जो आउटपुट में होता है। लोड जैसे बोलते हैं ना, लोड रजिस्टर लगाते हैं तो आउटपुट में लगाते हैं, इसीलिए आउटपुट में इक्वेशन जो कलेक्टर और एमीटर लूप में लगाते हैं उसी में रखते हैं। तो एक बार हमें क्या रखना है, IC 0 रख देना है, दूसरे बार VC को 0 रख देना है। तो फटाफट हम इसको लिख सकते हैं। ये क्या आएगा, एक बार हमने VC 0 रखा तो आ गया लोड लाइन के पॉइंट आ गए VCC प्लस RC प्लस RE। ठीक है, एक पॉइंट मिल गया।
और दूसरा IC 0 हो गया तो VC इजकल टू VCC, यहाँ कोई आ गया VCC इजकल टू VCC, ठीक है। इस दोनों लाइन को हमने मिला दिया, ये हो गया लोड लाइन, ठीक है। और बाकी तो ग्राफ डिफरेंट IB के लिए बहुत सारे ग्राफ प्लॉट ऐसे रहते हैं, ठीक है। अलग अलग IB के लिए ये ग्राफ है। मान लो ये IB क्यू ग्राफ है, मिडिल में है, इसको मान लो IB क्यू के लिए ग्राफ है, ठीक है, IB क्यू। तो इसका ये जो पॉइंट है यही क्या हो जाएगा, इसका क्यू पॉइंट हो जाएगा। और क्यू पॉइंट कैसे सॉल्व करते हैं, इसको किस पे बढ़ा दें, इसको x एक्सिस पे, इसको y पे बढ़ा दें, तो जो ये वैल्यू निकल के आएगी यही इसका क्या होगा, क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट मतलब VCE क्यू एंड IC क्यू, ठीक है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन चलो मान लो कि कोई ग्राफ पहले से बना हो, ठीक है, ग्राफ बना हो, ग्राफ पेपर पे बनाओ, ग्राफ पेपर पे या तो आपने ग्राफ प्लॉट किया है और वहां से आपने लोड लाइन और IC क्यू और VC क्यू पता नहीं है, केवल IB क्यू के लिए ग्राफ बनाए। मान लो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मान लो पहले से एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, किसी ग्राफ पेपर पे ऐसे IB क्यू के लिए, डिफरेंट IB क्यू के लिए ग्राफ बनाए, तो बाकी चीज़ें दी गई हैं। तो आपसे पूछा जाए कि ग्राफ को यूज करते हुए इसका वो बता दीजिए, क्यू पॉइंट बताइए ग्राफ से। तो आपको जस्ट क्या करना है, 2 पॉइंट मार्क कर लेने हैं, एक VCC बाई RC प्लस RE का, ठीक है, RC प्लस RE का, और दूसरा एक VCC का, ठीक है। और इसको क्या कर देना है, इस ग्राफ पे मिला देना है, ठीक है। जहाँ ये कट कर रहा है उसको नीचे ला के मिला दीजिए उस ग्राफ पेपर पे, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे मिला दीजिए, और उसको स्केल से नाप लीजिए। जो भी ग्राफ पेपर पे आपने लिया है, ग्राफ पे जहाँ भी वैल्यू आ रही है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है। मान लो ग्राफ पेपर पे पहले से एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ है और एक सर्किट भी बना हुआ है, लोड ट्रांजिस्टर बायसिंग की कोई भी सर्किट बना हुआ है, और आपसे पूछा जाए ऑपरेटिंग पॉइंट सॉल्व करिए इसको देखते हुए, और बाकी पैरामीटर्स नहीं दिए हैं, RC RE दिया हो, ठीक है, VCC दिया हो, तो आप जस्ट इस ग्राफ से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है, लोड लाइन ड्रॉ करना है। लोड लाइन जहां इंटरसेप्ट करेगी ऑपरेटिंग इसको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसको x एक्सिस और y एक्सिस पे उसको क्या कर लीजिए, प्लॉट कर लीजिए, तो आपका वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी टाइम तो बहुत कम है, मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं, इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे न्यूमेरिकल, थोड़ा देख लीजिए, लिख लीजिए। इस न्यूमेरिकल को दोनों मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग की सर्किट बनी है, ध्यान रखिएगा, सर्किट आपके दिमाग में होना चाहिए कि वोल्टेज डिवाइडर की सर्किट बनी है। उस सर्किट में नोट करिए, कॉपी लेके बैठे हैं। यस सर। वोल्टेज डिवाइडर की सर्किट दी है, यस सर। और हाँ VCC, इसको आपको सॉल्व करना है। VCC इक्वल टू, नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा तो हम आपको फिर बताएंगे, VCC 12 वोल्ट, ठीक है। R1 12 है 22 है 12 या 22 22, R1 39, R1 39 किलो ओम, के मतलब किलो ओम समझ लीजिएगा। R2 है 3.9 किलो ओम, 3.9 किलो ओम, ठीक है। RC 10 किलो ओम, 10 किलो ओम। RE 1.5
5 किलो ओम, ठीक है। बीटा इज 100, बीटा इज 100। बाकी इसमें कैपेसिटर्स वगैरह लगे हैं, उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। कहीं भी सर्किट में कैपेसिटर की वैल्यू दी गई हो तो उसको हमें नहीं देखना है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि डिटरमाइन डीसी बायस वोल्टेज। डीसी बायस वोल्टेज मतलब सॉल्व करना है VCE, ठीक है, एंड IC, ये सॉल्व करना है। तो बहुत डायरेक्ट फार्मूला आपको पता ही है, IB इजकल टू VTH माइनस VB, और बीटा VB की वैल्यू 0.7 वोल्ट ये नोन होना चाहिए। VB इज 0.7 वोल्ट, ठीक है। नाउ IB इजकल टू VTH माइनस VB डिवाइड बाई RTH प्लस बीटा प्लस 1 RE, ठीक है। यस सर। जो वैल्यू IB के आएगी उसको बीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, IC आ जाएगा। और VC इजकल टू क्या होगा, VCC माइनस IC ब्रैकेट में RC प्लस RE। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब बात आ रही है कि ये जो क्वेश्चन किया है एग्जैक्ट एनालिसिस से किया है, इसी क्वेश्चन को जस्ट रिपीट करना है। रिपीट दिस एनालिसिस यूजिंग अप्रोक्सीमेट टेक्निक, यूजिंग अप्रोक्सीमेट टेक्निक, ठीक है। यस सर। तो दोनों को आपको सॉल्व करके देखना है कि दोनों के केस में VC और IC में कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। चेक करने का तरीका क्या है, बीटा RE की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 10 टाइम्स ऑफ R2। ये अगर जिस सर्किट में ये वैलिड नहीं है तब तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं आएगा, वहाँ ये नहीं लगा सकते, ठीक है। जिस सर्किट में ये वैलिड है तभी अप्रोक्सीमेट मेथड आता है, सारे में नहीं आता। तो सबसे पहले ये चेक कर लेना है। जब चेक कर लेंगे तो पहला स्टेप VB कैलकुलेट करना है। VB कैलकुलेट कर लिया तो फिर VE कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो मैंने अभी फार्मूला लिखा था। VB कैलकुलेट कर लिया, फिर VE कैलकुलेट करिए, और जो VE कैलकुलेट कर लिया तो फिर IE कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। I इक्वल टू VE बाई RE, और IE किसके बराबर हो जाएगा, ICQ के, ठीक है। और लास्ट वाला स्टेप VC इक्वल टू VCC माइनस IC और ब्रैकेट में RE प्लस RC, ठीक है। ये हो गया। अब चले इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है। आपने पहले बीटा के लिए बीटा कितना बताया था, 100 बताया था ना, यस सर। ठीक है। इसी क्वेश्चन को एग्जैक्ट एनालिसिस से सॉल्व करिए, ठीक है। अप्रोक्सीमेट छोड़ दीजिए, एग्जैक्ट से ही सॉल्व करिएगा। तीसरा क्वेश्चन अब आपका आता है, इसी क्वेश्चन को बीटा इजकल टू 50 के लिए सॉल्व करिए, ठीक है। बीटा इजकल टू 50 के लिए, और दोनों का टेबल बना के देखिए। तो उसमें आप देखेंगे कि बीटा की वैल्यू जस्ट डबल होने के बावजूद भी, बीटा की वैल्यू जस्ट डबल होने के बावजूद भी क्या होगा, मैं आपको बता दूं, जो वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो बीटा जब 100 पे आएगा तो IC की वैल्यू आ रही है 0.84 मिली एम्पियर, और VC की वैल्यू आ रही है 12.34 वोल्ट। जब हम बीटा की वैल्यू 50 करते हैं तो IC की वैल्यू आ रही है 0.81 माइक्रो एम्पियर, और VC आ रहा है 12.69। तो आप देख सकते हैं पहले 100 था, बीटा 100 था तो ICQ की वैल्यू 0.84 मिली एम्पियर थी। अब बीटा की वैल्यू 50 हो गई तो 0.81 मिली एम्पियर। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस है? नो सर। डिफरेंस क्या है, ज़्यादा नहीं है। बहुत कम। इसका मतलब ये जो सर्किट है वो टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कह सकते हो बीटा पे लेस डिपेंडेंट है, बीटा पे लेस डिपेंडेंट है, मीन्स ये सर्किट मोर स्टेबल है। और बीटा पता ही है टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, टेम्परेचर की वजह से चेंज होता है, और तो बीटा चेंज होता है। और बीटा पे लेस डिपेंडेंट है, मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल रहेगा।
तो ये क्लियर है। जब भी क्वेश्चन आया कि ये क्यों प्रीफर करते हैं तो आपको इसको समझाना होगा, और उसको समझाने का बेस्ट वे होता है कि इसकी स्टेबिलिटी फैक्टर सॉल्व करते हैं, ठीक है। और स्टेबिलिटी फैक्टर सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर क्या आता है, ठीक है, और उसको फिर अप्रोक्सीमेट करके देखेंगे तो एग्जैक्टली 1 के लगभग आता है, ठीक है। बीटा पे डिपेंडेंट कम होता है। चलिए एक फटाफट 1-2 न्यूमेरिकल और आप यहाँ से नोट कर लीजिए, 1 मिनट, थोड़ा वर्कआउट करिएगा। एक क्वेश्चन है, थोड़ा नोट कर लीजिए। फिक्स बायस का क्वेश्चन है। फिक्स बायस 3 क्वेश्चन है अलग अलग सर्किट का, ऐसा कुछ आरसी दिया है, ठीक है, आरबी दिया है और आईबी क्यू है, ठीक है, और साथ साथ में एक और इसके साथ लोड लाइन भी कुछ दिया हुआ है, ऐसा पर कुछ करके दिया है, ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ लिखा है 20 वोल्ट, देखिएगा बिल्कुल ये डिजाइन स्टेप का 20 वोल्ट दिया है, और यहाँ दिया 8 मिली एम्पियर, ठीक है, और यहाँ आई बी क्यू दिया है। ये क्वेश्चन नोट कर लेना, आपको सॉल्व करना है। आई बी क्यू इज इक्वल टू 40 माइक्रो एम्पियर, 40 माइक्रो एम्पियर। तो फटाफट क्वेश्चन क्या है कि ये जो डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है, ठीक है, आईसी, तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वीसीसी की वैल्यू फाइंड करिए। वीसीसी क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरबी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरसी। सॉल्व कर देंगे। वीसीसी तुरंत आपको पता चल जाएगा कितना वोल्ट है। लोड लाइन के एक्स एक्सिस पे जो कट करता है वही वीसीसी होता है, ठीक है। 20 वोल्ट। तो आपको सॉल्व करना है आरबी, वीसीसी, आरसी। बेसिक फार्मूला आप यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला, आईबी इजकल टू फिक्स बायस में होता है वीसीसी माइनस वीवीई डिवाइड बाई आरबी, ठीक है। आईबी आपको पता है, क्वेश्चन में दिया है, वीसीसी भी पता चल गया, वीवी 0.7 है, तो यहाँ से आरबी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और आरसी क्या होता है, आरसी यहाँ का वोल्टेज है वीसी, और ये कनेक्टेड है वीसीसी से, इससे है वीसीसी से। तो आप क्या कर सकते हैं, आरसी इजकल टू वीसी इजकल टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी, ठीक है। यस सर। तो यहाँ से क्या सॉल्व हो जाएगा, आरसी, ठीक है। तो वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टेज डिवाइडर का क्वेश्चन है। पोटेंशियल डिवाइडर R1 R2 ये 1.2 किलो ओम है। ये आरसी की वैल्यू नहीं दी गई है, आरसी गिवन नहीं है। 18 वोल्ट ये दिया है, ठीक है, 18 वोल्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिया है आईसी क्यू दिया है, आईसी क्यू इन्होंने दिया है 2 मिली एम्पियर, वीसीई क्यू 10 वोल्ट, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि सर्किट का R1 सॉल्व करिए और R2 की वैल्यू है 18 किलो ओम। तो आपको सॉल्व करके बताना है R1 क्या होगा और इस सर्किट का RC क्या होगा, ठीक है।
तो जो भी आपके पास फार्मूला है उसी को रीअरेंज करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये सर ये 18 वोल्ट VCC है क्या? क्या 18 वोल्ट VCC 18 वोल्ट, R2 18 किलो ओम, RE 1.2 किलो ओम। ठीक है, और यही वैल्यू दी गई है और ICQ 2 मिली एम्पियर, VCE 10 वोल्ट। जस्ट आपको R1 और RC सॉल्व करना है। ठीक है, ओके सर, यस सर। लास्ट क्वेश्चन, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा तो आपको आसानी, ये सारी चीजें हमने डिराइव कर रखी है। ये सर्किट है फिक्स बायस विद एमीटर फीडबैक का, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है। RC अननोन है, VCC 28 वोल्ट अप्लाई किया गया है, RB भी अननोन है। ठीक है, और RE भी अननोन है और बीटा की वैल्यू दी गई है 110। ठीक है, यस सर। और क्वेश्चन में मेंशन है कि ICQ की वैल्यू है हाफ ऑफ IC सैचुरेशन। ठीक है, जहां IC सैचुरेशन है, मैक्सिमम जो IC सैचुरेशन है, IC सेट, वो है 8 मिली एम्पियर। तो ICQ कितना होगा? जस्ट हाफ, 4 मिली एम्पियर। 4 मिली एम्पियर। ठीक है, ये दिया हुआ है। और VCC कितना बताया था? हाँ, 28 वोल्ट। और VC दिया है 18 वोल्ट। VC कौन सा वोल्टेज होता है? यहाँ का वोल्टेज VC। ठीक है, यहाँ के याद रखिएगा, यहाँ का वोल्टेज VE होता है और यहाँ का वोल्टेज को VB लिखते हैं। ठीक है, और ये पूरा ड्रॉप होता है VBE, और यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप को VCE। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करके निकालना है, RC, RE और RB। ये रेजिस्टेंस आपको जस्ट रिवर्स क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, अटेंडेंस आपने वो ले लिया? यस सर। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी स्टेबिलिटी फैक्टर पढ़ेंगे और बाकी इसका है कुछ फिजिकल इम्पैक्ट भी देखेंगे। अभी तो हमने मैथमेटिकली समझाया कि ऐसे है, फिजिकल इम्पैक्ट फार्मूले से ही देखेंगे कि क्या बढ़ रहा है तो क्या घट रहा है, तो कैसे स्टेबिलिटी मेंटेन है। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर now can we